Hello dear teachers, welcome to YouTube channel Teachership. Today we are going to do marathon class on English pedagogy. इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज, जितने भी टॉपिक है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, वो सभी के बारे में हम MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. इसमें 60 MCQ क्वेश्चन है, सभी टॉपिक से 5-5 से ज़्यादा लिया गया है. तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है. अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखा है तो हमारा लेक्चर सीरीज में जा करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं. इंग्लिश का सभी टॉपिक में जैसे CGTET और CTET का टॉपिक होता है वैसे टॉपिक वाइज लेक्चर्स डाला हुआ है और सभी लेक्चर्स का आप नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं. तो चलिए आज हम लोग इसमें MCQ क्वेश्चन कहते हैं फटाफट करेंगे और उसको समझते भी जाएंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे. इससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, जिससे हमको तैयारी करने में आसानी होगी. तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. यहाँ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे. तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. ये आपका कुछ क्वेश्चन जो है लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग के ऊपर है. तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ये जो है हमारा टॉपिक लेसन जो पहला है वहाँ से क्वेश्चन है. लेसन फर्स्ट से है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन. इससे देखें, इससे पता चल जाएगा कि हम लोग का क्वेश्चन किस तरीके से आता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज फंक्शन आर यूजफुल फॉर. इसमें क्या है, फर्स्ट लेसन है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन. तो उसमें लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है और लर्निंग एंड एक्विजिशन में डिफरेंस के ऊपर आता है क्वेश्चंस, और कुछ आते हैं क्वेश्चंस और चॉम्स्की के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो लैंग्वेज फंक्शंस आर यूजफुल फॉर किसके लिए यूजफुल होता है? एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ इफेक्टिवली इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, पासिंग द एग्जामिनेशन, रीडिंग बुक्स विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग लेटर्स विथ प्रॉपर आइडेंटिटी. तो यहाँ से पता चल रहा है कि लैंग्वेज का यूज़ किस में ज़्यादा होता है. तो हमको अपने आप को एक्सप्रेस करने में इफेक्टिवली, प्रभावित तरीके से दूसरे को एक्सप्रेस करने में. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं. इसमें क्या है, लर्निंग और एक्विजिशन के ऊपर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. ये जो क्वेश्चन है सिचुएशनल बेस्ड है. यहाँ पे लर्निंग और एक्विजिशन के ऊपर सिचुएशन दिया जाता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको बताना रहता है कि कौन सा जो यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बात हो रहा है वहाँ वो सीखना हुआ और कौन सा अर्जन करना हुआ. तो श्रेया इज क्लास 6 लर्नर हु मूव्स फ्रॉम द जलंधर इन पंजाब टू मदुराई इन तमिलनाडु एज हर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड. यहाँ पे बताया जाए कि श्रेया जो क्लास 6 की लड़की है, बच्ची है, वो कहाँ से कहाँ मूव की? पंजाब से मदुराई तमिलनाडु में मूव की, अपने पापा का ट्रांसफ़र हुआ तो उनके साथ चली गई. सी नोज पंजाबी एज हर मदर टंग. वो पंजाबी जानती है अपने मदर टंग के तौर पे. एंड इंग्लिश लैंग्वेज सी लर्न स्टडीज़ एज हर सेकेंड लैंग्वेज इन स्कूल. इंग्लिश लैंग्वेज सी स्टडीज़ एज हर सेकेंड लैंग्वेज. और सेकेंड लैंग्वेज किसको सीखी? तो सेकेंड लैंग्वेज को सीखी है इंग्लिश को. सी इज़ एबल टू स्पीक एंड रीड तमिल लर्निंग फ्रॉम हर नेबरहुड. वो अपने पड़ोस से सीख करके तमिल को बोलना भी सीख गई है और बोलना भी सीख गई है, पढ़ना भी सीख गई है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू बेस्ड ऑन द लैंग्वेज सी नोज. अब यहाँ से कौन सा सही है? जो भी लैंग्वेज जानती है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछा गया है. हर पंजाबी एंड तमिल कम अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इंग्लिश कम्स अंडर लैंग्वेज लर्निंग. तो इसका जो पंजाबी लैंग्वेज है किसमें आ गया? अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इंग्लिश कम्स अंडर. यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. पंजाबी एंड तमिल कम अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इंग्लिश कम्स अंडर लैंग्वेज लर्निंग. पंजाबी और तमिल क्या हो गया? ये एक्विजिशन हो गया और इंग्लिश क्या हो गया? लर्निंग हो गया. पहला ऑप्शन दिया हुआ है. सेकंड ऑप्शन दिया है तमिल कम्स फ्रॉम अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इंग्लिश एंड पंजाबी कम अंडर लैंग्वेज लर्निंग. तमिल जो है किस में आ रहा है? एक्विजिशन में आ रहा है. और पंजाबी और इंग्लिश क्या होगा? इसका लर्निंग हो गया. तो नहीं होगा. सी दिया है ऑल द 3 लैंग्वेज पंजाबी तमिल एंड इंग्लिश अंडर लैंग्वेज लर्निंग. तीनों के तीनों जो है लैंग्वेज लर्निंग में है, तो ये भी नहीं होगा. हल इंग्लिश कम अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड पंजाबी एंड तमिल कम्स अंडर लैंग्वेज लर्निंग. तो लर्निंग में क्या आ गया? बोला गया है पंजाबी और तमिल को बोल दिया है, एक्विजिशन इंग्लिश हो गया. तो यहाँ पे तो उल्टा ही दे दिया. तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? ए इसका सही आंसर जाएगा. तो ये जो है एक्विजिशन कब होता है? जब किसी चीज़ को हम लोग बिना एफर्ट के सीखते हैं, बिना किसी प्रॉपर स्टडी के सीखते हैं. तो बिना एफर्ट के एफर्टलेस होता है और हम लोग बिना किसी स्टडी के सीखते हैं और नेचुरल तरीके से सीखते हैं
और किसके माध्यम से सीखते हैं, सब कॉन्शियस के माध्यम से सीखते हैं, तो क्या कहलाता है, एक्विजिशन कहलाता है। और इसी के उल्टा लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लर्निंग हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सीटेट का क्वेश्चन है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट, नेचुरल एंड सबकॉन्शियस लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नेचुरल एंड सबकॉन्शियस। हम जानते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन जहाँ पे भी शब्द आए आप कुछ कुछ कीवर्ड्स याद रखेंगे, वैसे ही लर्निंग के लिए याद रखेंगे। क्या क्या है, ये नेचुरल होता है, एफर्टलेस होता है, बिना किसी एफर्ट के सीखा जाता है, एफर्टलेस होता है, और किसके माध्यम से सीखा जाता है, तो सबकॉन्शियस के माध्यम से सीखा जाता है। ये कुछ कीवर्ड्स याद रखेंगे। और ये इनफॉर्मल सीखना होता है। और लर्निंग के बारे में बात की जाए तो उल्टा होता जाएगा ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एफर्ट के माध्यम से सीखते हैं, एफर्ट लगा के या फिर स्टडी करके या टॉट के माध्यम से सीखते हैं। ये जो होता है कॉन्शियस प्रोसेस होता है, इसको हम लोग इंस्टीट्यूशन में जाकर सीखते हैं। और ये क्या होता है, फॉर्मल होता है। तो ये कुछ कीवर्ड है, इसको याद रखेंगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज़ इननेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नोम चॉम्स्की बताते हैं कि सभी बच्चे के पास क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जो कि इनबॉर्न होता है। दैट सी इज यूजेस, जिसको वो यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, सिमेंटिक्स के लिए, फोनिम्स के लिए, यूनिवर्सल ग्रामर, कॉम्प्लेक्स के लिए। तो आंसर क्या जाएगा, यूनिवर्सल ग्रामर। जब भी नोम चॉम्स्की के बारे में बात किया जाए, हमको कुछ कुछ कीवर्ड्स याद रखना है। हम जैसे कि ये लैट के बारे में बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि हमारे मस्तिष्क में लगा होता है, ऐसा बोलते हैं। दूसरा बात करते हैं ये इननेट एबिलिटी के बारे में, कि भाषा हम लोग का इननेट एबिलिटी होता है, जन्मजात प्रक्रिया होता है जिसमें हम लोग सीखते हैं। इननेट एबिलिटी मतलब जन्मजात योग्यता या क्षमता बोल सकते हैं। तीसरा बोलते हैं यूनिवर्सल, और ये जो चीज़ें हैं किसके लिए यूज़ करते हैं, तो यूनिवर्सल ग्रामर के लिए, जिसको यूजी बोला जाता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे तो अच्छा होगा। ये चीज़ें याद रखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा बन जाएगा। स्टीफन क्रेसन थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। स्टीफन क्रेसन कुछ थ्योरी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन किस चीज़ को कंसिस्ट नहीं करता है, पूछा गया है। तो हम लोग जैसे कि ये थ्योरी क्लास में देखे थे कि क्रेसन जो है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए 5 प्रकार के थ्योरी दिया था, जिसको हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं। 5 प्रकार के परिकल्पना दिया गया था, जिसको हम लोग एमनिया से याद किए थे। एमनिया का मतलब होता है, ए से हो गया एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग, और एम से हो गया मॉनिटर हाइपोथेसिस, एन से हो गया नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, ई से हो गया इनपुट हाइपोथेसिस, ए से हो गया अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। इस सभी के बारे में हम लोग थ्योरी की क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आपको याद नहीं होगा तो एक बार थ्योरी की क्लास देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एमनिया जो होता है, तो इसमें क्या चीज़ शामिल नहीं होती, इनपुट होता है उसमें, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस होता है, लर्नेबिलिटी ये हाइपोथेसिस नहीं होता, द नेचुरल ऑर्डर ये भी होता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, द लर्नेबिलिटी हाइपोथेसिस। 6th क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्शन इन टीचिंग प्रिंसिपल मीन्स। अब ये जो क्वेश्चन हम लोग का किसी सेकेंड लेसन से हो गया, लेसन नंबर 2, जिसका नाम है लैंग्वेज प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो प्रिंसिपल से हो गया। तो फर्स्ट लेसन हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक तो लैंग्वेज एक्विजिशन पे आता है, दूसरा आ सकता है लैंग्वेज और लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक, और ये 2 हाइपोथेसिस जो दिया गया, हाइपोथेसिस लैड। ये सेकेंड लेसन का देखते हैं हम, सिलेक्शन इन टीचिंग प्रिंसिपल्स मीन। जो सिलेक्शन होता है टीचिंग में, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है टीचिंग प्रिंसिपल्स में, तो हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन होता है। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, तो सिलेक्शन में क्या किया जाता है, क्या चीज़ को पढ़ाना है, व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाएंगे, उसका सिलेक्शन किया जाता है। और ग्रेडेशन में क्या कहते हैं, जो पढ़ाने वाली चीज़ें जिसको हम पढ़ाएंगे उसको हम लोग सीक्वेंस से जमाते हैं या फिर ऑर्डर में जमाते हैं कि किस ऑर्डर में पढ़ाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग भी बोल सकते हैं ग्रेडेशन को, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर्स बोल सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, इसमें पूछा सिलेक्शन का मतलब पूछा है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज टू टीच, क्या पढ़ाना है, इसके बारे में सिलेक्शन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग शुड अ टीचर गिव इक्वल अटेंशन टू ईच एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव। अब यहाँ पे इक्वल के बारे में बात किया गया, इक्वल अटेंशन के बारे में बात किया है। तो हम लोग देखे थे कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में दिए थे, जिसमें हमको क्या करना है, सभी जितने भी प्रोपोर्शन होते हैं जिसमें हमको लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना आना चाहिए और रिसीव करना आना चाहिए, तो वो सभी को अच्छे से हमको क्या करना है, इक्वल समय देना है, जितने भी फोनेटिक्स प्रिंसिपल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। अब ये यहाँ 8th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया गया है और उसका मीनिंग दिया गया एक साइड पे। तो ये मीनिंग वाला साइड हो गया A B C D, और एक साइड प्रिंसिपल दिया गया है। अब इसको हमको मैच करना है।
तो मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन किसके लिए होता है, तो हमको बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। तो फर्स्ट का क्या हो गया, बी हो गया। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, ग्रेडेशन में क्या सिंप्लीफाई करते हैं मैटर को। सेकंड का क्या हो गया हम लोग का, डी हो गया। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग किसके लिए होता है, टू प्रमोट स्टूडेंट्स ग्रोथ, प्रोग्रेस को टेस्ट करने के लिए होता है। तो थर्ड का क्या हो गया, ए। तो बी डी ए, बी डी ए इस ऑप्शन में है। तो हम लोग का लास्ट क्या हो जाएगा, वो तो पता चल ही गया, सी हो जाएगा, फोर्थ का सी। इसमें क्या होता है, द टीचर शुड टीच पर्पसफुली, डिफिनेट एम्स के लिए पढ़ाने का मतलब पर्पसफुली पढ़ाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी डी ए सी। तो बी डी ए सी तो फर्स्ट ही ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप डाउन लिसनिंग स्ट्रेटजी। ये लिसनिंग के ऊपर हो गया। यहाँ से हम लोग का लेसन चेंज हो गया, लेसन ये थर्ड लेसन से क्वेश्चन आने लग गए। यहाँ पे रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग का रोल के बारे में बात किया जाता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये थर्ड क्वेश्चन थर्ड लेसन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप डाउन लिसनिंग है। टॉप डाउन में हम लोग जानते हैं, एक तो बॉटम अप होता है, एक टॉप डाउन होता है। टॉप डाउन में क्या कहते हैं, हम जो भी चीज़ दिया गया है उसके हम लोग समरी से, ओवरऑल आइडिया से मतलब रखते हैं कि क्या चीज़ बताना चाह रहे थे। ये क्या कहलाता है, समरी से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे उसके अंदर जो भी पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है, टॉप डाउन कहलाता है। बॉटम अप में क्या होता है, हम लोग छोटे छोटे फोनिम से स्टार्ट करते हैं, साउंड से स्टार्ट करते हैं, जितने भी जैसे ए बी सी डी का साउंड हो गया, फिर शब्द में जाते हैं, वर्ड में जाते हैं, फिर सेंटेंस में जाते हैं, ऐसे करते करते हम लोग पैराग्राफ तक जाते हैं। इससे पूछा गया है लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स लाइक नेम्स एंड डेट, नेम्स और डेट के लिए लिसनिंग करना। लिसनिंग टू रिकॉग्नाइज द मूड एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द स्पीकर, जो भी स्पीकर बोल रहे हैं उनका मूड और एटमॉस्फेयर क्या उसके बारे में पता लगाना। डिक्टेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड का डिक्टेशन करना। डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन इंटोनेशन एंड पैटर्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी हम लोग जो भी मूड है, ओवरऑल आइडिया है क्या स्पीकर बोलना क्या चाहता है उसके बारे में पता लगाता। आंसर क्या हो जाएगा, बी। 10th क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट लिसन टू न्यूज़ ब्रॉडकास्ट। एक बच्चा जो है न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के बारे में सुनता है, टू फाइंड आउट द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ देयर सिटी। अब उनके सिटी में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इस प्रकार की लिसनिंग को क्या कहा जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसमें एक्सटेंसिव लिसनिंग नहीं होगा, इंटेंसिव नहीं होगा, इंटेंसिव लिसनिंग होगा, एप्रिसिएटिव लिसनिंग नहीं होगा, पैसिव लिसनिंग। तो एप्रिसिएटिव लिसनिंग में क्या होता है, हम लोग जैसे प्लेजर के लिए सुनते हैं वो चीज़ें, जैसे गाना का सुनना हो गया वो आता है। एक्सटेंसिव में क्या होता है, ओवरऑल आइडिया के लिए सुनते हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल आइडिया के लिए नहीं सुनते हैं, हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को खोज रहे हैं कि हमारे सिटी में टेम्परेचर क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 11th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉटम अप लिसनिंग स्ट्रेटजी। बॉटम अप लिसनिंग जैसे अभी हम लोग समझें कि बॉटम अप में क्या होता है, साउंड से स्टार्ट करते हैं और हम लोग वर्ड सेंटेंस ऐसे बढ़ते जाते हैं। प्रेडिक्टिंग द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट यूजिंग बैकग्राउंड नॉलेज, प्रेडिक्ट करना कंटेंट के बारे में बैकग्राउंड नॉलेज का यूज़ करते हैं। यूजिंग की वर्ड्स टू कंस्ट्रक्ट अ स्कीमा ऑफ द डिस्कोर्स, जो भी डिस्कोर्स जो भी हम हमारे पास जो सुनने का चीज़ है उसका हम लोग का स्कीमा कंस्ट्रक्ट करना। रिकॉग्नाइजिंग वर्ड एंड क्लाउज डिविजन्स एंड डिकोडिंग इंडिविजुअल साउंड, इंडिविजुअल साउंड को डिकोड करना, उनको समझना और शब्दों को पहचानना। और क्लॉज मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स का डिवीजन करना इस टाइप की चीज़ों का। तो ये क्या होगा, छोटे शब्द से स्टार्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। 11th का आंसर सी। अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू लिसन टू अ रिकॉर्डिंग, गेट द जिस्ट और जनरल आइडिया ऑफ द कन्वर्सेशन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। ये भी लिसनिंग के ऊपर हो गया कि ओवरऑल जिस्ट और जनरल आइडिया के लिए सुनने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या कहलाता है हम लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव लिसनिंग कहलाते हैं। जो भी हम लोग ऊपर ही ऊपर पढ़ते हैं उसको क्या ऊपर ही ऊपर सुनते हैं उसको क्या कहा जाता है, एक्सटेंसिव लिसनिंग। ओवरऑल आइडिया के लिए सुनना हो गया। इंटेंसिव लिसनिंग हो गया, बारी डिटेल में सुनना हो गया। एप्रिसिएटिव लिसनिंग में होता है हम लोग का सॉन्ग वगैरह सुनना हो गया प्लेजर के लिए। और डिस्क्रिमिनेटिव मतलब होता है विभेदीकरण करते सुनना, अलग अलग चीज़ों का जो भी साउंड है उनके बारे में अंतर पता लगाते हैं सुनना, क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कहलाता है। 13th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस अवर चॉइस ऑफ वर्ड्स व्हेन वी स्पीक टू समवन। जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या फैक्टर्स है जो हम उनको प्रभावित करते हैं। किसी से बात कर रहे हैं, क्या शब्दों का उपयोग करना है, किन शब्दों का उपयोग करना है, वो किसके माध्यम से इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है, ये पूछा गया है। तो कॉन्टेक्स्ट संदर्भ के अकॉर्डिंग होगा, तो सही है। क्लाइमेट हो गया, जलवायु हो गया, तो जलवायु के बारे में दिया गया। द पर्सन वी आर स्पीकिंग, किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं इससे भी प्रभावित हो सकता है कि शब्द का उपयोग करना है। द प्लेस ऑफ कन्वर्सेशन, किस जगह पे बात कर रहे हैं ये भी हम मायने रखता है। तो क्या चीज़ नहीं है, क्लाइमेट आएगा। ऐसा नहीं है कि ठंड है तो कुछ अलग शब्द उपयोग करेंगे और गर्मी है तो कुछ अलग शब्द उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो कौन कौन से हो गए, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ बी ऑप्शन में है, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, बी। 14th क्वेश्चन देखते हैं, स्पेलिंग एंड सिंटेक्स आर इंपॉर्टेंट रिक्विसाइट्स ऑफ विच लैंग्वेज स्किल। स्पेलिंग और सिंटेक्स, स्पेलिंग आप सभी जानते हैं, सिंटेक्स मतलब होता है कि किस ऑर्डर में सेंटेंस में शब्द होंगे, कि सब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे होगा, फिर मेन वर्ब कहाँ पे होगा, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा। तो ये जो भी जिस सेंटेंस में जिस
पैटर्न में जिस ऑर्डर में लिखा जाता है सेंटेंस, उसको क्या कहलाता है, सिंटेक्स कहा जाता है। तो स्पेलिंग और सिंटेक्स आर इंपॉर्टेंट रिक्विजिट ऑफ विच लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज स्किल का ये हो गया। तो हम लिखने पे ज़्यादा जोर देते हैं तो क्या हो जाएगा, राइटिंग का हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राइटिंग। प्रोडक्टिव स्किल्स, अब यहाँ से हम लोग का अगला टॉपिक, अभी भी यहाँ से हम लोग को लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन आने लग गए हैं। प्रोडक्टिव स्किल्स इन लैंग्वेज आर, प्रोडक्टिव स्किल हम सभी जानते हैं, प्रोडक्टिव स्किल लोग प्रोडक्टिव होता है, एक होता है रिसेप्टिव स्किल। प्रोडक्टिव में जिस चीज़ को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जिसके माध्यम से उत्पादन करेंगे, तो हम सोच के देखेंगे, मान लो हम किसी जानकारी को कहीं बताना है तो कैसे बताएंगे, या तो हम लोग बोल के बताएंगे, स्पीक करके, या फिर हम लोग लिख के बताएंगे, राइट करके। तो राइटिंग और स्पीकिंग क्या हो जाता है, प्रोडक्टिव। रिसीव करना है, किसी चीज़ को हम लोग कहीं जानकारी लेना है, रिसीव करना है, तो कैसे रिसीव कर सकते हैं, या तो हम सुन के, या फिर हम लोग पढ़ के। तो ये क्या हो जाता है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और इसको समझना भी जरूरी होता है। तो प्रोडक्टिव स्किल क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीकिंग और क्या हो जाएगा, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो डी में दिया हुआ है, सीक्वेंस बदल दिया गया, राइटिंग एंड स्पीकिंग दे दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का डी। 16 क्वेश्चन दिया, रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट यूजुअली फॉर वंस ओन प्लेजर इज नोन एज, किसी के खुद के प्लेजर के लिए रीडिंग करना, पढ़ना क्या कहलाता है, ओवरऑल आइडिया के लिए पढ़ना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है। एक्सटेंसिव रीडिंग में हम क्या कहते हैं, किसी भी लॉन्गर टेक्स्ट है उसको पढ़ रहे हैं। इस स्कीमिंग और स्कैनिंग जो है दोनों फास्ट प्रकार का पढ़ना होता है। एक्सटेंसिव जो होता है हम लोग का, एक्सटेंसिव जो है मीडियम टाइप का पढ़ना होता है। इसमें क्या करते हैं, स्कीमिंग में हम लोग किसी चीज़ का जनरल आइडिया लेने के लिए, क्या चीज़ें हैं उसके लिए पढ़ते हैं। स्कैनिंग में क्या करते हैं हम लोग, कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए पढ़ते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। Learners in a class of social science try to capture the main ideas of the classroom lecture and make point of the lecture. What is this skill known as? एक शिक्षार्थी पढ़ने वाला है और सोशल साइंस के क्लास में कैप्चर करना चाहे कि मेन आइडियाज़ क्या है क्लासरूम लेक्चर का, और वहाँ से पॉइंट नोट करना चाह रहा है। तो ये यहाँ पे मेक आया है, पॉइंट को नोट करना। तो क्या कहलाता है ये, व्हाट इज़ दिस स्किल नोन एज, क्या स्किल बोला जाता है, तो ये क्या कहलाता है, स्टडी स्किल कहा जाता है। लैंग्वेज स्किल होता है, लैंग्वेज स्किल हम सभी जानते हैं कि 4 स्किल होता है, LSR W। इसके अलावा एक और होता है स्टडी स्किल। स्टडी स्किल में हम लोग 2 चीज़ शामिल करते हैं, एक होता है नोट मेकिंग और एक होता है नोट टेकिंग। नोट मेकिंग में हम नोट बनाते हैं, नोट टेकिंग में किसी चीज़ को हम लोग नोट करते जाते हैं। तो नोट टेकिंग, नोट मेकिंग जो होता है ये राइटिंग स्किल का ही सब स्किल है बोल सकते हैं, और नोट टेकिंग जो है हम लोग का किसका हो गया, सुनते सुनते बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिसनिंग का सब स्किल बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टडी स्किल आ जाएगा, इसको याद रखिएगा आप सभी। 18 क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न। लैंग्वेज स्किल को कैसे सीखा जा सकता है, किस तरीके से बेस्ट तरीके से सीखा जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल्स। चैलेंजिंग और मैकेनिकल ड्रिल्स का उपयोग करते हैं, अभ्यास का बहुत ज़्यादा अभ्यास करके, जहाँ पर चुनौतीपूर्ण हो, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को मेहनत लगे, ऐसे चीज़ का यूज़ करते हुए सीखेंगे। इफ़ द टीचर फोकसेस ऑन वन स्किल एट टाइम, एक स्किल को एक समय में फोकस करके सीखा जा सकता है। जैसे लिसनिंग है, लिसनिंग को पहले, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, ऐसा बोला गया है। इफ़ दे आर डील्ड विथ इन इंटीग्रेटेड मैनर, सभी को इंटीग्रेटेड मैनर में डील किया जाए तब सीख सकते हैं। ओनली थ्रू रिटर्न टेस्ट एंड असाइनमेंट, रिटर्न टेस्ट और असाइनमेंट के माध्यम से सीखा जा सकता है, पूछा गया है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी भी लैंग्वेज जो स्किल्स हैं, लैंग्वेज स्किल्स है, उसको हम लोग कैसे सीखते हैं, इंटीग्रेशन में सीखते हैं। इंटीग्रेशन मतलब होता है, इंटीग्रेशन मतलब होता है हम लोग उसको क्या करके सीखेंगे, एकीकृत करके सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक स्किल को बारी बारी सीखते जाएंगे। कभी भी आइसोलेशन में नहीं सीखा जाता है, इंटीग्रेशन आइसोलेशन में नहीं सीखा जाता है। आइसोलेशन का मतलब होता है पृथक्करण करके नहीं सीखा जाता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। 19th क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन स्टूडेंट्स ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट, रिवाइज देयर वर्क, विच स्किल डज दिस प्रोसेस रिफ्लेक्ट। जब बच्चा जो आइडियाज़ को कलेक्ट करता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज संगठित करता है, फिर ड्राफ्ट बनाता है, फिर इसको एडिट करता है, फिर इसको रिवाइज करके लिखता है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये हमको पता है, ये राइटिंग स्किल की सब स्किल है। लैंग्वेज स्किल्स में इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग डिटेल में। विच लैंग्वेज स्किल इन्वॉल्व्स डिकोडिंग रिटर्न लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज स्किल है जिसमें हम डिकोडिंग रिटर्न लैंग्वेज को डिकोड करते हैं। रिटर्न लैंग्वेज है, इसको डिकोड करना मतलब विभाजित कर करके या फिर व्याख्या कर करके समझना, या फिर ट्रांसलेट करना बोल सकते हैं। मतलब जो दिमाग में हमारे जो तोड़ मरोड़ होता है विचारों का, उसको बोलते हैं डिकोड करना। तो
किस स्किल में होता है। अब जो देखो हमारे पास कोई रिटर्न लैंग्वेज दिया हुआ है, उसको हम लोग डिकोड करें। डिकोड कैसे करेंगे? पढ़ करके करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, रीडिंग स्किल का। 21 क्वेश्चन दिया गया है। 21 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन्स। फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है? धारा प्रवाह का मतलब क्या होता है किसी रीडिंग में? तो रीडिंग में धारा प्रवाह का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रीड एबिलिटी, फर्स्ट ऑप्शन दिया है। एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट ईज विथ एक्सप्रेशन। ईज के साथ मतलब आसानी से पढ़ना, एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए, कहाँ पे कम आवाज़ देना, कहीं पे ज़्यादा, ये होता है। एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी गलती के पढ़ना। एबिलिटी टू इंटरप्रीट द टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट लिखा उसको इंटरप्रीट करना, वहाँ से मीनिंग निकाल पाना। एबिलिटी टू रीड विदाउट एनी ग्रामेटिकल, बिना किसी ग्रामर का मिस्टेक के पढ़ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो अप्रोप्रिएट आंसर लगता है हम लोग का, ए हो जाएगा। किसी ईज के साथ मतलब आसानी से पढ़ना और सही प्रॉपर एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए पढ़ना क्या कहलाता है? हम लोग का फ्लुएंसी कहलाता है। यहाँ पे एसर्शन दिया गया है, रीज़न दिया गया है। ग्रामर इज़ द बैकबोन ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर बैकबोन है लैंग्वेज का। ये एसर्शन दिया तो हमको ट्रू लग रहा है, सही लग रहा है। ट्रू फॉल्स जानते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं। इट इनेबल्स पीपल टू यूज़ द लैंग्वेज लॉजिकल, प्रॉपर एंड इन एक्यूरेट मैनर। ग्रामर जो है लोगों को तार्किक तौर पे सही तरीके से और एक्यूरेट मैनर में यूज़ करने के लिए सिखाता है। तो क्या हो जाएगा? ये भी सही लग रहा है। अब बताइए कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है, रीज़न है, इसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर? तो बिल्कुल कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ एसर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ग्रामर लर्निंग, ग्रामर लर्निंग के बारे में कौन सा सही दिया है? तो रोल ऑफ ग्रामर के ऊपर आ गया क्वेश्चन, जो कि हम लोग का फोर्थ लेसन है। लर्नर मूव फ्रॉम द फ्रॉम फॉर्म टू मीनिंग, फॉर्म टू मीनिंग की ओर बढ़ता है। मतलब पहले फॉर्म के बारे में सीखेंगे, रूल्स के बारे में सीखेंगे, उसके बाद फिर मीनिंग निकालना सीखेंगे। रूल्स ऑफ ग्रामर नीड टू बी लर्न फर्स्ट, सबसे पहले रूल्स को सिखाया जाता है। लर्नर्स मूव फ्रॉम मीनिंग एंड यूज टू फॉर्म, बच्चे जो है मीनिंग का यूज़, मीनिंग बनाना सीखेंगे, उसके बाद उसको यूज़ करना सीखेंगे। ग्रामर लर्निंग इज़ लाइक कंटेंट सब्जेक्ट मीनिंग, कंटेंट सब्जेक्ट मीनिंग की तरह होता है। जैसे कंटेंट सब्जेक्ट लर्निंग होता है, जैसे बाकी जो सब्जेक्ट को सीखा जाता है, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, तो वैसे ही सीखा जाता है, ऐसा पूछा गया तो नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? इसका आंसर हो जाएगा सी। बच्चे जो है सबसे पहले मीनिंग निकालना सीखते हैं, फिर उसके हिसाब से यूज़ करना सीखते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ग्रामर के बारे में दो चार चीज़ बात की जाए कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ग्रामर को कभी भी पढ़ा जाता है तो किसमें पढ़ा जाता है? इंटीग्रेशन में पढ़ा जाता है। इंटीग्रेशन कहने का मतलब है इंटीग्रेशन में मतलब एकीकृत के साथ पढ़ना है, कभी भी आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है। ग्रामर को आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है। और दूसरा क्या चीज़ होता है? ग्रामर जो है कॉन्टेक्स्ट बेस में होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट बेस मतलब संदर्भ आधारित होना चाहिए, इसका सेपरेट लेसन नहीं होना चाहिए। और कौन सा सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्रामर पढ़ने का? तो हम लोग का सबसे बेस्ट तरीका होता है तो इंडक्टिवली पढ़ा जाता है, मतलब आगमनात्मक विधि से पढ़ा जाएगा, ना कि निगमनात्मक विधि से। तो आगमनात्मक जो प्रक्रिया होता है ग्रामर पढ़ने का सबसे अच्छा होता है, जहाँ बच्चे जो हैं एग्जाम्पल से किस ओर जाएंगे? रूल की ओर जाएंगे, क्या करते हुए? एनालाइज करते हुए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्रामर पढ़ने। तो ग्रामर से रिलेटेड कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ आया। जैसे कि यहाँ पे 24 क्वेश्चन पूछा कि ग्रामर कैन बी टॉट इंडक्टिवली, ग्रामर इंडक्टिवली कैसे पढ़ाया जा सकता है? बाय टीचिंग द स्ट्रक्चर पढ़ा करके, संरचनाएं जो भी ग्रामर की संरचना उसको पढ़ा के, बाय सॉल्विंग द एक्सरसाइज, अभ्यास करवा करके, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, नियम के हिसाब से अभ्यास करा के सिखाया जा सकता है। बाय गिविंग एग्जाम्पल्स टू डिराइव रूल्स, एग्जाम्पल देते हुए, उदाहरण देते हुए, ताकि बच्चे खुद से नियम निकालते जाए, नियम बनाना सीखे। बाय टेलिंग द रूल्स, नियम को समझाते हुए। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल से हम बच्चे जो है रूल्स बनाना सीख जाए, इस तरीके से सिखाना है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 25 का देखते हैं, प्रोसीजरल नॉलेज इन द लर्निंग ऑफ ग्रामर इज नोन एज। तो प्रोसीजरल नॉलेज क्या होता है ग्रामर में? तो फंक्शनल, प्रोसीजरल और एक होता है फॉर्मल। ये कुछ तरीके होते हैं ग्रामर सीखने के। तो प्रोसीजर के नाम से पता चल रहा है, एनालाइज वंस ईदर टू लर्न लैंग्वेज, ईदर के बारे में पता लगाना, अंडरस्टैंड हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म वर्क्स एंड अप्लाइंग द सेम। प्रोसीजर बोल रहे हैं तो कैसे, क्या तकनीक होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से सीखा जाता है, यहाँ से पता चला। अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म वर्क्स, कैसे ग्रामेटिकल फॉर्म वर्क्स करता है उसको समझना और उसको फिर अप्लाई करना सीखना। लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के रूल्स को सीख करके बाद में इसको प्रोड्यूस करना, तो ये नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग हाउ ग्रामेटिकल फॉर्म वर्क्स फ्रॉम अ ग्रामर बुक से पढ़ करके कैसे ग्रामेटिकल रूल्स काम करते हैं समझना, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर।
26 क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्शियस रेजिंग स्ट्रेटजी इन ग्रामर लर्निंग। ग्रामर लर्निंग में जो कॉन्शियस रेजिंग होता है, मतलब जो चैतन्य तरीका होता है, जो सही तरीका होता है पढ़ाने को, क्या स्ट्रेटजी है ग्रामर पढ़ाने का, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन। प्रेजेंट ग्रामेटिकल आइटम एज फॉर्म एंड प्रैक्टिस मैनी अ टाइम्स टू यूज इट लेटर इन आइसोलेशन। इन आइसोलेशन ग्रामर का क्या कराना, जो भी आइटम है उसको नियम बताते हुए, प्रैक्टिस कराते हुए सिखाना, ताकि बच्चे जो है बाद में पृथक पृथक रूप से सीख सके। प्रेजेंट द ग्रामर लैंग्वेज आइटम इन कॉन्टेक्स्ट, ग्रामर को कैसे प्रेजेंट करना है कॉन्टेक्स्ट में। इनेबल्स, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ आधारित ग्रामर पढ़ाना है। जैसे सब्जेक्ट में आता है कि हम लोग ग्रामर का कुछ चीज़ें आया, हम बच्चों को समझाते गए और बच्चे इसको नोटिस करें और सीखें, यूज़ करना सीखें, ताकि उनका ध्यान जो है उसके फॉर्म बनाने में लग जाए। प्रेजेंट द ग्रामेटिकल रूल्स फ्रॉम अ ग्रामर बुक, ग्रामर बुक का यूज़ नहीं करना है। ग्रामेटिकल आइटम इज प्रेजेंटेड इन टेक्स्ट ऑफ नैरेटिव एंड लर्न टू ड्रिल्स, प्रैक्टिस करा करके नहीं सिखाना है। तो हमको सही तरीका क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट में सिखाना सही तरीका होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग ऑफ ग्रामर। इसमें से नॉट ऑब्जेक्टिव पूछा ग्रामर के लर्निंग के लिए। यूजिंग द ग्रामर आइटम इज रियल लाइफ पर्पस में यूज़ करना, तो होता है। अंडरस्टैंडिंग द फॉर्म थ्रू यूज़ इन कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में यूज़ करते हुए, उपयोग करते हुए उसके नियम को समझना, तो भी होता है। ग्रामर इज लर्न बाय मास्टरिंग द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, रूल्स जो भी नियम उसे मास्टर होते हुए सीखना, तो ये नहीं होगा। डिस्कवरिंग द फॉर्म थ्रू लैंग्वेज यूज़ इन कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज यूज़ कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में सीख करके हमको खोज करना, तो ये भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। कभी भी हमको मास्टरिंग नहीं करना होता किसी बच्चे को ग्रामर में, ग्रामर के जो भी नियम है, जो भी नियम कानून है, उसमें हमको मास्टर नहीं करना होता है। तो आंसर नॉट पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। डिसलेक्सिया इज़ अ डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया क्या डिसऑर्डर है, तो हमको पता है लैंग्वेज से रिलेटेड डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर के ऊपर मैंने वीडियो लेसन बनाया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो है हम लोग का एक नया पोर्शन आ गया, कहाँ से, यहाँ पे लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस, उसके ऊपर से क्वेश्चंस आने लग गए। अब यहाँ पे देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एन इंग्लिश 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स ऑफन सेज आई गोड इंस्टेड ऑफ आई वेंट, दिस फिनोमिनन इज नोन एज। एक जो लैंग्वेज लर्नर है वो क्या बोलता है, आई गोड बोलता है, किसके जगह पे, आई वेंट के जगह पे। आई वेंट बोलना चाहिए, लेकिन ये आई गोड बोल रहा है। ये क्या किया होगा, जंप से, जैसे जंप से बन जाता है जंप्ड, प्ले से बन जाता है प्लेड, तो वैसे ही क्या गो को क्या बना दिया, गोड बना दिया। ये किस क्या फिनोमिनन कहा जाता है। तो ये डेवलपमेंटल इधर है, ओवर जनरलाइजेशन भी है, फॉजिलाइजेशन नहीं है, स्लिप नहीं है। अब दोनों में से दोनों आंसर है, दोनों तो परफेक्ट, दोनों आंसर है, लेकिन लेंगे किसको, तो डेवलपमेंटल इरर का ही टाइप होता है ओवर जनरलाइजेशन, मतलब यहाँ पे ज़्यादा सामान्यीकरण कर रहे हैं बच्चे, तो ज़्यादा सटीक आंसर कौन होगा, बी होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओवर जनरलाइजेशन। और ये किसका टाइप होता है, डेवलपमेंटल इरर का होता है। मतलब बच्चे जो सीख रहे हैं और सीखते सीखते जो भी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा सामान्यीकरण कर लेते हैं, ओवर जनरलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये इसका परफेक्ट जो सटीक आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एज पर करेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग को समझते हुए कौन सा ट्रू पूछा गया है, तो ये भी उसी लेसन से क्वेश्चन है। इधर्स आर लर्निंग एरियाज, इधर जो है लर्निंग एरियाज है, सही है। इधर्स हैम्पर्स लैंग्वेज लर्निंग, ये रोक देता है, लैंग्वेज लर्निंग को रोकता है या फिर उसके लिए बर्डन पैदा करता है, ये नहीं होगा। इधर शुड बी करेक्टेड देन एंड देयर, जहाँ जहाँ गलती हो रहा है वहीं पे करेक्शन करना है, ऐसा भी नहीं करना है। कभी भी गलती बच्चे कर रहे हैं तो उनको तुरंत नहीं टोकना है, बच्चे हताश होते हैं। इधर्स आर फीडबैक फॉर द टीचर, इधर्स क्या है, फीडबैक है टीचर के लिए, तो हम लोग का दो सही हो गया, फर्स्ट और फोर्थ। देखते हैं कौन से ऑप्शन में फर्स्ट और फोर्थ, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 31 क्वेश्चन देखते हैं। सुमित अ यंग लर्नर इन हिज अर्ली डेज ऑफ लर्निंग used to say I goes to school instead of I went to school, this is an example of। जो सुमित है बच्चा है, वो पहले समय में स्टार्टिंग में जब इंग्लिश सीख रहा था क्या बोलता है, आई गोस टू स्कूल की जगह पे क्या बोलता है, आई गोस टू स्कूल बोलता है, किसके जगह पे, आई वेंट टू स्कूल की जगह पे। तो ये क्या कर रहे हैं, जनरलाइजेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये भी डेवलपमेंटल इधर का एग्जाम्पल हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, इधर के बारे में बात कर लेते हैं। जब इधर का क्वेश्चन आ रहा है तो इधर जो है दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का इधर होता है। एक होता है इंटरलिंगुअल होता है। इंटरलिंगुअल मतलब होता है कि दो भाषाओं के चलते जो भी मुश्किलें आती हैं उसको बोला जाता है। एक होता है इंटरलिंगुअल। इंटरलिंगुअल मतलब उसी भाषा के अंदर, जैसे कि मान लो एक बच्चा जो है इंटरलिंगुअल में क्या होता है, मैं
आम खाता हूँ ऐसा बोल रहा है, मैं आम खाता हूँ हिंदी में बोलता है। अब वो हिंदी को एज इट इज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, मैं के लिए क्या लिख देगा आई, आम के लिए क्या लिख देगा मैंगो, और खाने के लिए लिख देगा ईट, तो आई मैंगो ईट ऐसा बोल दिया। तो इस प्रकार का जो मिस्टेक होता है, इस प्रकार का जो एरर होता है उसको क्या बोला जाता है, इंटरलिंगुअल बोला जाता है। और इंटरलिंगुअल में क्या होता है, वो जनरलाइजेशन कर लेते हैं बच्चे, जैसे कि उनको पता है ES लगा के यूज़ करते हैं। जैसे कि बच्चों, जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन आया था, आई गोड टू स्कूल, तो उसको लगता है कि पास्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करना है, ईडी का यूज़ करना है, तो ईडी लगाना यूज़ कर दिया किसकी जगह, वेंट की जगह पे। तो ये भाषा के अंदर ही इंग्लिश का जो नियम है उसको जानता है, और उसी से क्या करना सीख रहा है, जनरलाइजेशन करना सीख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये दो प्रकार के इधर के बारे में हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन, वेन एन इरर इन लैंग्वेज परसिस्ट डिस्पाइट बीइंग करेक्टेड इट इज़। जो लैंग्वेज होता है जो परसिस्ट मतलब लंबे समय तक रुक ही जाता है, उनको करेक्ट नहीं किया जाता है, बहुत लंबे समय तक यूज़ करते करते वो फ्लो में आ जाता है, तो उसको करेक्शन नहीं किया जाता समय पे, तो क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, फॉजिलाइजेशन कहलाता है। जीवाश्मीकरण में क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं वो ठोस हो जाता है, जैसे जीवाश्म बनता है, आप सभी जानते होंगे, हड्डी वड्डी का जीवाश्म बन जाता है। तो जीवाश्मीकरण में क्या होता है, वो ठोस बन जाता है, मतलब ऐसे जो गलतियाँ त्रुटि जो समय के साथ सुधारा नहीं गया और वो बच्चों के फ्लो में आ गया, वो लंबे समय तक चलने लगा और वो ठोस हो गया, ज़्यादा और स्ट्रांग हो गया गलती जो है, तो ये क्या कहलाता है, फॉजिलाइजेशन कहलाता है, जिसको जीवाश्मीकरण बोलते हैं। 33 क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 आर सफरिंग विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। कुछ बच्चे जो हैं क्लास 6 के, वो लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता से जूझ रहे हैं। बीइंग ए टीचर ऑफ दैट क्लास, हाउ वुड यू मेक द क्लास इंक्लूसिव। आप एक टीचर होने के नाते आप क्लास को समावेशी कैसे बनाएंगे, पूछा गया क्वेश्चन में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया। बाई असाइनिंग देम इन वन स्पेशल ग्रुप, एक स्पेशल ग्रुप में असाइन कर, जितने भी बच्चे जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनको एक स्पेशल ग्रुप बना के रख देंगे। तो कभी भी इस टिप का आंसर आता है कि बच्चों को अलग कर देंगे, जो भी पिछड़े हुए बच्चे हैं, डिसेबिलिटी वाले बच्चे, उनको अलग कर देंगे, इस पे ऑप्शन आता है तो उसको हमको काट देना है। बाई प्रेजेंटिंग द कंटेंट विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट मटेरियल, बच्चे को ऐसे कंटेंट जो है ऐसे प्रस्तुत करना है, किसका यूज़ करते हुए, मटेरियल का यूज़ करते हुए, पदार्थों का यूज़ करते हुए, टेलियम का यूज़ करते हुए, ये सही हो गया। बाई मिक्सिंग देम विथ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, बाकी बच्चों के साथ मिक्स करके पढ़ाएंगे तो सही है, समावेश करके पढ़ाना है बच्चों को। बाई इन्वॉल्विंग देम इन क्लासरूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी क्लासरूम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उत्तरदायित्व है, उसमें बच्चों को शामिल करते हो, तो ये भी सही है। तो हम लोग आंसर क्या जाएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ सही है, कौन से ऑप्शन में, सी में है, तो हम लोग आंसर क्या जाएगा, सी। अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स राइटिंग इज, वो लर्निंग डिसेबिलिटी जो राइटिंग को अफेक्ट करता है तो क्या कहा जाता है, डिस्ग्राफिया कहा जाता है। जब भी ग्राफ शब्द आएगा, राइटिंग आएगा, हमको किससे जोड़ना है, ग्राफ से जोड़ना है, डिस्ग्राफिया। ग्राफ शब्द मतलब राइटिंग से रिलेटेड, तो आंसर क्या जाएगा, ए। इफ़ अ चाइल्ड सेज गोस इंस्टेड ऑफ वेंट, तो ये गोस बोलता है किसकी जगह पे, वेंट की जगह पे, तो क्या किस टाइप का इरर है पूछा गया, तो वही आंसर हो गया, डेवलपमेंटल इरर होगा 35 का। अब देखिए यहाँ पे असेसमेंट एंड इवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे हैं। अ टेस्ट आइटम फॉर स्पीकिंग कैन बी, टेस्ट आइटम क्या हो सकते हैं, कैसे टेस्ट करेंगे आप स्पीकिंग को इवोल्यूएट करने के लिए, तो ओरल एंड रिटन के माध्यम से करेंगे, ओरल ओनली, रिटन ओनली, साइलेंट थ्रू एक्शंस, एक्शंस के माध्यम से, साइलेंट के माध्यम से, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओरल ओनली। जो भी स्पीकिंग को इवोल्यूएट करना है तो हम मौखिक रूप से ही कर सकते हैं, लिखित रूप से नहीं कर सकते। 37 नंबर क्वेश्चन दिया, व्हाट स्किल अमॉन्ग द वंस गिवन बिलो दैट कैन नॉट बी टेस्टेड इन अ फॉर्मल रिटर्न एग्जामिनेशन। फॉर्मल रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या चीज़ को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, जो नीचे दिया गया है। तो सबसे पहला दिया है रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए रीड करना, ये भी करेंगे। तो मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, मीनिंग किसी वर्ड और फ्रेजेस का मीनिंग को। एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, एक्सटेंसिव रीडिंग नाम से पता चल रहा है रीडिंग का हो गया। एनालाइजिंग टेस्ट को एनालाइज करना, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी, प्लेजर के लिए पढ़ना। जो बच्चे जो प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, तो रिटर्न एग्जामिनेशन में जैसे प्लेजर के लिए पढ़ना मतलब स्टोरी पढ़ना या नॉवेल पढ़ना या कॉमिक पढ़ना, इस टाइप की चीज़ें आ जाते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग इवोल्यूएट नहीं कर सकते एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर को। A teacher selected a text from a newspaper and dropped every fifth word and asked her learner to supply the missing word. What is a text known as? एक टीचर क्या करता है, एक न्यूज़पेपर कट लेता है और उसमें हर पांचवें शब्द को हटा देता है। जैसे ये लिखा हुआ चीज़ है, उसमें हर पांचवें क्या करता है, वहाँ पे छोड़ देता है, फिर स्टार्ट करता है, फिर आया, फिर पांचवें छोड़ दिया, फिर
फिल इन द ब्लैंक छोड़ देते हैं, यहाँ पे वर्ड्स लिखते जाते हैं। तो ये किस प्रकार का, और यहाँ पे जो भी मिसिंग चीज़ है उसको भरने के लिए बोला जाता है बच्चों को। ये किस प्रकार का टेस्ट होता है, तो हम पढ़े थे थ्योरी की क्लास में, उसको क्लोज टेस्ट बोला जाता है, फिल इन द ब्लैंक टाइप का टेस्ट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, अ गुड लैंग्वेज टेस्ट इज द वन विच, ए गुड लैंग्वेज टेस्ट क्या है जिसमें टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिमेंबर, बच्चों को जो याद करने की क्षमता है उसको टेस्ट करते हैं। इस नॉलेज बेस्ड होता है। इस टेक्स्ट बुक बेस्ड जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी, बच्चों को टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी, तो बच्चों के जो भी एबिलिटी क्षमता है उसको टेस्ट करना। टू यूज़ स्किल्स इन रियल सिचुएशन, जो भी उनकी स्किल्स हैं, कौशल हैं, लैंग्वेज के कौशल हैं, उनको सही सिचुएशन में, सही परिस्थिति में यूज़ करना सिखाना। तो क्या हो गया, कैसे बच्चे जो है कर लेते हैं उस चीज़ का इवोल्यूट करना क्या कहलाता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है लैंग्वेज का टेस्ट करने का। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वी वांट टू टेस्ट राइटिंग स्किल, जब हम लोग राइटिंग स्किल को टेस्ट करना चाहते हैं, वी टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, हम लोग क्या चीज़ का एबिलिटी को टेस्ट करेंगे, किसके बारे में बात चल रहा है, राइटिंग स्किल का इवोल्यूशन के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। तो क्या चीज़ का हम लोग इवोल्यूशन करेंगे पूछा गया है। टू प्रेजेंट द मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, किसी भी मैटर को वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कैसे प्रेजेंट करता है उसके बारे में टेस्ट करेंगे। टू पार्टिसिपेट इन स्पोकन डिस्कोर्स, स्पोकन डिस्कोर्स में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है, इसको इवोल्यूट करेंगे। तो इतना ही होगा आंसर। टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट क्या दिया गया है उसको समझ पाते हैं कि नहीं पाते हैं, इस चीज़ का टेस्ट करेंगे। टू मेक कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट, और जो भी गिवन एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जो भी उनको दिया गया है उसके बारे में कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल पाता है कि नहीं निकाल पाता है, इसके बारे में टेस्ट करेंगे। तो कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, डी, सी और ए में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या पूछा गया, राइटिंग स्किल के बारे में पूछा गया, लिखने पे। और लिख रहा है बच्चा तो क्या करेगा, सब्जेक्ट मैटर को कैसे प्रेजेंट करता है वो ज़्यादा मायने रखेगा। आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन को, तो सी ऑप्शन किसके बारे में बात की गई, टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट क्या है उसके बारे में समझना। तो ये किसका स्किल लग रहा है, तो ये रीडिंग स्किल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। टू मेक कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन अब जो भी एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके बारे में कंक्लूजन निकालना, तो ये भी क्या हो गया, रीडिंग स्किल का हो गया। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइटिंग स्किल के बारे में कहाँ पे बात किया गया, ए। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज असेसमेंट इज ओरिएंटेड टू, भाषा का आकलन किस पर आधारित है पूछा गया है। मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर, अचीवमेंट का मेजर करना लर्नर के। फाइंड द प्लेस ऑफ द लर्नर इन देयर क्लास, बच्चे का स्थिति क्या है क्लास में, किस नंबर पे है उसका आकलन करना। मेजर देयर ओवरऑल असमेटिव अचीवमेंट, ओवरऑल असमेटिव अचीवमेंट को मेजर करना। मेजर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर, भाषा की दक्षताओं को मेजर करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाषा की दक्षताओं को मेजर करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असेसमेंट डिज़ाइन टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे बच्चों का जो मूल्यांकन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं इसको क्या कहा जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। हमको कीवर्ड्स पकड़ना आना चाहिए। ड्यूरिंग शब्द जहाँ पे आएगा, ड्यूरिंग, तो क्या हो जाएगा वो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा। जैसे बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं, ये इवोल्यूएटिंग लैंग्वेज स्किल का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, ऑफ शब्द जहाँ पे आता है तो वहाँ पे हम लोग जैसे ऑफिस में रिपोर्ट देने जाते हैं तो रिपोर्ट कार्ड बनाना या ग्रेड देना, तो ये किस चीज़ का हो जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जाता है, जिसमें हम लोग समेटिव एग्ज़ाम के माध्यम से सीखने का मूल्यांकन करते हैं, कितना सीखे हैं बच्चे उसका मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन। तो ये ड्यूरिंग चलता है इसमें। जैसे कि इसको कौन से एग्ज़ाम से इसको इवोल्यूएट करते हैं हम लोग, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट से करते हैं। जैसे फॉर, यहाँ पे भी फॉर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो फॉर का यूज़ करके हम लोग समझ सकते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग किसके लिए होता है, सीखने के लिए मूल्यांकन। अगला है असेसमेंट एज लर्निंग। एस मतलब होता है जैसे एस ऐसे हो रहा है तो एस को हम लोग एस ऐसा लिख सकते हैं, मतलब जो सेल्फ इवोल्यूशन करते हैं बच्चे, स्व आकलन करते हैं, स्व असेसमेंट, खुद का आकलन करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, असेसमेंट एज लर्निंग। जैसे बच्चे जो हैं खुद का कर रहे हैं या फिर उनके पीयर साथियों के द्वारा हो रहे हैं, उनके मित्रों के द्वारा, सहपाठी के द्वारा हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, असेसमेंट एज लर्निंग, आकलन सीखने के तौर पर ऐसा बोल सकते हैं। 43rd क्वेश्चन देखते हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट एम सेट। पोर्टफोलियो असेसमेंट जो है किस पर आधारित है बोल सकते हैं, या उसको उद्देश्य क्या बोल सकते हैं। कलेक्शन ऑफ इंस्टांसेस ऑफ लर्निंग बाय लर्नर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स एज एविडेंस। जो बच्चों का जो लर्निंग इंस्टांसेस है, इंस्टांसेस कहने का मतलब उनके जो कार्य हैं उनको एक समयावधि के दौरान कलेक्ट करके रखना सबूत के तौर पे। कलेक्शन ऑफ द मार्क्स
मार्क्स का कलेक्शन करना, ऑफ ग्रेड का, कंडक्टिंग रिटन एंड ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट को ऑर्गेनाइज करना, क्रिएटिंग अ प्रोफाइल ऑफ ईच लर्नर थ्रू प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड आ गया, कई लोग इसी को आंसर समझ लेते हैं। क्रिएटिंग अ प्रोफाइल ऑफ ईच लर्नर थ्रू प्रोग्रेस कार्ड के माध्यम से, रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम लोग बच्चों का प्रोफाइल नहीं बनाते। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, कलेक्टिंग ऑफ इंस्टांसेस ऑफ लर्निंग बाई लर्नर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज एविडेंस, सबूत के तौर पे उनके जो बेहतरीन कार्य है उनको क्या करना, इकट्ठा करना, क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, सिचुएशन दिया हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन है जो कि सिचुएशन दिया गया है, ये बिक्स और काल्प्स क्वेश्चन है। सना एंड इरफान डिस्कस देयर प्लान्स फॉर द वीकेंड ओवर द टेलीफोन। सना और इरफान जो है अपने वीकेंड के बारे में प्लान कर रहे हैं टेलीफोन में। सिचुएशन 2 दिया हुआ है, रोहन रीड्स द गिवन टेक्स्ट एंड समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी। रोहन एक टेक्स्ट जो दिया गया है उसको पढ़ता है, वहाँ से समराइज निकालता है, ओवरऑल आइडिया निकालता है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी निकालता है। तो किस टिप बिक्स है कि काल्प है पूछा गया है, एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको बिक्स और काल्प समझना होगा। बिक्स का फुल फॉर्म होता है कंसिडरिंग बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। बिक्स का फुल फॉर्म होता है बेसिक कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होता है। इसका मतलब होता है जो हम लोग नॉर्मल आसपास में डे टू डे लाइफ में बातचीत करते हैं उस टाइप के जो कम्युनिकेशन है वो क्या कहलाता है? बिक्स कहलाता है। वैसे काल्प जो है ये हायर ऑर्डर का थिंकिंग वगैरह को इंक्लूड करके बताया जाता है, जैसे कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो है हायर लेवल के सोचने के लिए, जैसे हमको अपने फिजिक्स मैथ्स या साइंस वगैरह के कार्य करना है, उसमें जो हम लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उसे क्या कहा जाता है? काल्प कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहला क्या हो गया, ये जो वाला हिस्सा है ये बिक्स हो गया, और सेकंड वाला क्या हो गया? काल्प हो गया। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है। ए इस फर्स्ट इज काल्प, सेकंड इज बिक्स, फर्स्ट इज बिक्स, सेकंड इज काल्प, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन अफेक्टिव असेसमेंट ऑफ राइटिंग शुड टेक इनटू कंसिडरेशन। जो अफेक्टिव असेसमेंट, जो प्रभावी तरीका है क्या राइटिंग कौशल जो है लेखन कौशल को आकलन करने का, वो क्या किस चीज़ को कंसिडरेशन में रखता है, किस चीज़ पे आधारित होता है बोल सकते हैं। ए दिया है कंटेंट, ग्रामेटिकल कंट्रोल एंड कोहेरेंस, ग्रामेटिकल। बी दिया है ग्रामेटिकल कंट्रोल, लैंग्वेज एंड फ्लुएंसी, एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग, थीम, कैरेक्टराइजेशन एंड कंटेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइटिंग से पूछा गया तो कंटेंट को देखेंगे, उनके ग्रामेटिकल कंट्रोल को देखेंगे और कोहेरेंस को देखेंगे। कोहेरेंस का मतलब होता है कि जो भी सेंटेंस लिखा जा रहा है, 2-3 सेंटेंस लिखा जा रहा है, वो सभी आपस में कुछ जुड़ाव है कि नहीं है, तो इसे कहा जाता है कोहेरेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। पोर्टफोलियो असेसमेंट इन्वॉल्व्स, पोर्टफोलियो असेसमेंट किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? सिस्टमेटिक वेज ऑफ इम्प्रूविंग असेसमेंट थ्रू वेरियस स्ट्रेटजीज एंड असाइनमेंट। ये एक सिस्टमेटिक तरीका होता है क्या चीज़ का? इम्प्रूव करने के लिए, असेसमेंट को, आकलन को इम्प्रूव करने का, विभिन्न प्रकार की स्ट्रेटजी, रणनीति और असाइनमेंट को यूज़ करते हुए। बी है फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता। सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग बाय लर्नर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या होता है? सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है किसका? बच्चों के द्वारा जो काम किए गए हैं, बेहतरीन कार्य किए गए हैं, उसको कलेक्ट करना होता है ओवर द टाइम, एक समयावधि में। तो ये इसका सही आंसर जाएगा सी। ये जो है हम लोग का अगला लेसन है 8th लेसन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स मल्टीलिंगुअलिज्म, इसके ऊपर है। 47th नंबर क्वेश्चन है। मिस्टर धनेश अ लैंग्वेज टीचर इनकॉर्पोरेट्स वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एंड ऑनलाइन इंटरेक्टिव एक्टिविटीज इनटू हिज लेसन प्लान्स टू इन्हांस स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। जो धनेश है एक लैंग्वेज टीचर है, वो अपने क्लास में वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास का यूज़ करता है अपने लेसन प्लान में इंगेज करने के लिए। तो ये किस तरीके का सिनेरियो दिया गया है, पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीलिंगुअल मल्टीमीडिया मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि बच्चे जो अच्छे से सीखें। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। मिस्टर नितिन ब्रॉट सम रियल टेक्स्ट सच एस मेनूज, टाइम टेबल्स, लिफलेट्स टू द क्लास टू टीच द स्टूडेंट्स द वोकैब थ्रू रियल ऑब्जेक्ट्स। दिस आर कॉल्ड। जो नितिन है वो रियल टेक्स्ट का, जैसे कि मेनू हो गया, होटल का मेनू हो गया, टाइम टेबल हो गया, लीफलेट हो गया, ये सबको क्लास में लेके आते हैं ताकि रियल ऑब्जेक्ट के माध्यम से क्या सिखा सके? वोकैब सिखा सके, शब्दावली सिखा सके बच्चों को। तो ये क्या कहलाता है? दिस आर कार्ड, इसको क्या कहा जाता है? तो ये रियलिया कहलाता है, सभी जानते हैं हम लोग। फ्लैश कार्ड क्या होता है? फ्लैश कार्ड ऐसा कार्ड होता है जिसमें कुछ शब्द लिखे होते हैं या फिर किसी चीज़ का पिक्चर बना होता है, तो ये क्या कहलाता है? फ्लैश कार्ड कहलाता है। 49th नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीमीडिया
मटेरियल कौन सा नहीं है बोला गया, इंग्लिश लैंग्वेज लैब ये तो होता ही है, पीपीटी भी होता है, प्रोजेक्शन ऑफ यूट्यूब वीडियो क्लिप का प्रोजेक्शन करना ये भी होता है, कोलाज ऑफ पेपर कटिंग, कोलाज नहीं होता, कोलाज मतलब पेपर कटिंग कैसे जो किसी पेपर या दीवार में पेपर कटिंग को लगाया जाता है नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। 50 नंबर क्वेश्चन है ऑथेंटिक मटेरियल कैन बी यूज्ड इन द क्लासरूम। ऑथेंटिक मटेरियल मतलब जो प्रमाणिक चीज़ें होते हैं जिसमें बच्चों को लैंग्वेज सीखने में मदद मिले, ऑथेंटिक मटेरियल, उस चीज़ को कैसे यूज़ किया जा सकता है पूछा गया है। टू एक्सपोज स्टूडेंट टू रियल लैंग्वेज, बच्चों को एक्सपोज करने के लिए लैंग्वेज में। टू मेक द लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस मोर मीनिंगफुल, लैंग्वेज एक्सपीरियंस को मोर मीनिंगफुल बनाने। टू मेक लैंग्वेज लर्निंग इंजॉयबल, लर्निंग लैंग्वेज को इंजॉयबल बनाने के लिए, तो ये सभी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी प्रकार की चीज़ें किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्कूल एजुकेशन मीन्स। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या है ये पूछा गया, बहुभाषिता का मतलब क्या है ये पूछा गया है हमारे स्कूल एजुकेशन में। लर्निंग ऑफ मैनी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज को सीखना। यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग, बच्चों के जो भाषा होते हैं उसको यूज़ करके पढ़ाने सिखाने में यूज़ किया जाए। लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी, जो भी लैंग्वेज दिया है एजुकेशन पॉलिसी में इसको बोला जाता है। टीचिंग ऑल लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर इन स्कूल, सभी लैंग्वेज जो लर्नर के होते हैं उसको सिखाया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सटीक आंसर होगा बी होगा, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग, जो भी बच्चे जो उनकी मातृभाषा मदर टंग है उसका यूज़ करते हुए पढ़ाना क्या कहलाता है, मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम अ स्टूडेंट वाज टॉकिंग विथ पीयर्स इन हिंदी। एक क्लासरूम में एक बच्चा जो है, एक बच्ची जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ हिंदी में बात करी। जब व्हेन हर टीचर कॉल्ड सी इमीडिएटली रिप्लाई टू हर इन इंग्लिश, जब टीचर ने उनसे कुछ प्रश्न पूछा तो तुरंत जो है इंग्लिश में रिप्लाई की। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, डिकोड, कोड एक्सपांसन। ये किसका एग्जांपल है बताया गया है, तो किसका हो जाएगा ये हो जाएगा कोड स्विचिंग हो जाएगा। जब हम लोग एक भाषा को यूज़ करते करते अचानक से दूसरी भाषा में स्विच कर दें, इंग्लिश टू हिंदी हो गया या हिंदी टू इंग्लिश हो गया, तो क्या कहा जाता है, कोड स्विचिंग कहलाता है। कोड मिक्सिंग का मतलब होता है जब हम लोग भाषा का यूज़ करते करते उसमें कई प्रकार के शब्द यूज़ करते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश का मिक्स कर दें। जैसे कि अभी मैं बोलूँ प्लीज़ दरवाज़ा क्लोज़ कर दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लीज़ दरवाज़ा क्लोज़ कर दो, तो इसमें दरवाज़ा जो है हिंदी है, प्लीज़ जो है इंग्लिश है, क्लोज जो है इंग्लिश है, और कर दो बोल रहा हूँ तो ये हिंदी हो गया। तो इस प्रकार से जो मिक्स टिप का हम लोग बात करते हैं उसको क्या कहते हैं, कोड मिक्सिंग कहा जाता है। 53rd नंबर क्वेश्चन है, डेज इज मल्टीपल डिस्कर्सिव प्रैक्टिस इन विच मल्टीलिंगुअल बाइलिंगुअल इंगेज इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ देयर बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल वर्ड्स। तो इसमें इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि किसी भी मल्टीपल जो लैंग्वेज है उसका यूज़ करते हुए किसी टॉपिक में इंगेज करके रखना बच्चों को, ताकि वो उस चीज़ का वो सेंस निकाल सके, जो चीज़ें भी पढ़ाया जा रहा है बच्चों को उस चीज़ को समझ बना सके। इसके लिए हम लोग बहुत प्रकार की भाषाओं का यूज़ करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ट्रांस लैंग्वेजिंग कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। ये जो है रिमेडियल टीचिंग, जो लास्ट टॉपिक आ गया लेसन नंबर 9 का, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। रिमेडियल टीचिंग क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, हम सभी को पता है। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। प्रिपरेशन फॉर टीचिंग ये नहीं होता, रैंडम प्रोसेस भी नहीं होता। टीचिंग प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर के लिए टीचिंग प्रोग्राम है, ये भी नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग का आधार क्या है पूछा गया है उपचारात्मक शिक्षण का, तो ये होता है निदानात्मक परीक्षण होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, हम सभी को पता है निदानात्मक परीक्षण होता है। उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद ही हम लोग उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, उसके बाद ही हम लोग क्या कराएंगे, रिमेडियल टीचिंग कराएंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमको पता चलता है कि क्या समस्याएं हैं, और इसमें ये समस्या का हम लोग फिर क्या करते हैं, इलाज करते हैं अपने शिक्षण के माध्यम से। 57 नंबर क्वेश्चन, इन द बिगिनिंग ऑफ एन एकेडमिक सेशन द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर कंडक्ट्स अ टेस्ट टू नो स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बाय व्हाट दे नो एंड व्हाट दे डू नॉट नो। एकेडमिक सेशन के शुरुआत में जो टीचर है वो क्या कर रहा है, बच्चों का एक टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, जिसमें बच्चों का जो स्ट्रॉन्गनेस है, कहाँ पे बच्चे जो है मजबूत हैं, कहाँ पे होशियार हैं, कहाँ पे कमज़ोर हैं, इस चीज़ का पता लगाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें निदानात्मक परीक्षण करके टीचर जो पता लगाएगा कि कहाँ कहाँ पे बच्चे होशियार हैं और कहाँ कहाँ पे समस्याएँ होती हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग एडिशनल रिमेडियल क्लासेस इज टू, जो मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है किसका, एडिशनल रिमेडियल क्लास का, उसका क्या है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट, ये भी सही। गाइड वीकर स्टूडेंट, जो कमज़ोर बच्चे उनको गाइड करना, इम्प्रूव लर्निंग, और लास्ट ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 59 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ यू आर स्टडिंग हाउ द वर्ल्ड बैंक कैन मीन द साइड ऑफ अ रिवर और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, व्हाट आर यू स्टडिंग।
अगर आप बैंक जो शब्द है उसका मीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि एक का मतलब होता है जो रिवर का साइड होता है उसको बैंक बोला जाता है, रिवर साइड को, और एक बोला जाता है कि फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको बोला जाता है बैंक। तो इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, तो हम तो यहाँ मीनिंग से रिलेटेड बातचीत करें तो क्या कहलाएगा, सीमेंटिक्स कहलाएगा। मैंने एक मोस्ट कन्फ्यूजिंग पेडागोजिकल वर्ड्स के लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें जितने भी वर्ड्स हैं 14 प्रकार के वर्ड्स को मैंने लिया था, जिसमें सीमेंटिक्स, फोनेटिक्स, सिंटेक्स, लेक्सिकल वर्ड, मॉर्फोलॉजी, फोनिम सभी चीज़ें शामिल हैं। आप चाहें तो इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। द सेंटेंस कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली इज फेमस इन लिंग्विस्टिक बिकॉज इट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट बट नॉनसेंस, व्हाट डज दिस डेमोन्स्ट्रेट। ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली, इसको हम लोग ग्रामेटिकली बोला देखा जाए तो सही है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो भी चीज़ें जो सीक्वेंस में लिखाना चाहिए वो लिखा हुआ है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है कि क्या चीज़ को बताता है, तो देखिए पहला दिखा है करेक्ट सेंटेंस बट इनकरेक्ट सेमेंटिक्स। इसका सेंटेक्स सही, सेंटेक्स कहने का मतलब ये है कि जो सेंटेंस रखने का जो ऑर्डर होता है एक सेंटेंस में जो भी चीज़ें व्यवस्थित रखा जाता है जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें रखा जाता है जिस सीक्वेंस में वो सही रखा गया है, लेकिन इसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता, सीमेंटिक्स नहीं निकलता, कुछ इसका अर्थ नहीं निकलता। इनकरेक्ट फोनेटिक्स दिए फेल्यूर ऑफ मॉर्फोलॉजी का फेल्यूर बता रहा है। करेक्ट सीमेंटिक्स बट इनकरेक्ट सिंटेक्स, इसका करेक्ट सीमेंटिक्स से सही मीनिंग निकल रहा है लेकिन इनकरेक्ट सिंटेक्स है, जो भी वर्ड्स रखा गया सही तरीके से नहीं रखा गया। इसका आंसर क्या है, ए। इसका आंसर होगा क्योंकि वर्ड्स का जो ऑर्डर यहाँ पे रखा हुआ है सेंटेंस में वो सही तरीके से रखा गया है, लेकिन देखा जाए तो इसका कुछ हमको मीनिंग अर्थ नहीं निकलता, इसलिए आंसर क्या होगा, ए। ये कुछ 60 क्वेश्चन का मैराथन क्लास था आप सभी को लेके इंग्लिश पेडागोजी का। आई होप आप लोगों को प्रैक्टिस करने में मदद मिली होगी। आगे किस टॉपिक में वीडियो बनाना है बिल्कुल कमेंट करके बताइए, और अगर आपने अभी तक इंग्लिश पेडागोजी क्लास अटेंड नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।